नमस्कार दोस्तों, भारत एक्सप्रेस के इस खास बातचीत में आपका स्वागत है। खास इसलिए है क्योंकि महाराष्ट्र में जिस शानदार अंदाज में महायुति को जीत मिली, उससे स्पष्ट हो गया कि महाराष्ट्र की जनता ने जमकर भरोसा जताया महायुति गठबंधन पर, यानी भारतीय जनता पार्टी पर, शिंदे गुट पर जो शिवसेना का है, अजीत पवार साहब पर जो एनसीपी का गुट है, और जबरदस्त अंदाज में महायुति आई। किसी ने सोचा नहीं था, अद्वितीय सफलता है। और इसमें भी दिलचस्प ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी की अपनी शक्ति एक ऐसी शक्ति बनकर उभरी जो कभी देखने को नहीं मिली थी, सोचा नहीं था। अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। हम जानते हैं कि देवेंद्र फडणवीस का नेतृत्व किस तरह से उन्होंने जो 5 साल का मुख्यमंत्री का अपना कार्यकाल दिया, उससे साफ था कि उन्होंने विकास को लेकर अपनी एक इमेज बनाई। उनको लेकर बहुत अपेक्षाएं महाराष्ट्र के लोगों की है कि कई बड़े काम हैं जिनको वो द्रुत गति से आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा सा लगा था, आपने देखा शुरुआत में शिंदे साहब थोड़ा सा नाराज हो गए, इस तरह की खबरें आई, वो अपने गृह नगर में चले गए थे, और फिर लेकिन देखते देखते स्थितियां ठीक हो गई। वर्तमान में महाराष्ट्र इसलिए चर्चा में है क्योंकि आपको लगता होगा कि महाराष्ट्र में चुनाव हो गया, अब तो क्या है। राजनीति जो है थमती नहीं है। अब कई स्थानीय चुनाव है, नए समीकरणों की बात है, और जिस तरीके से शिवसेना उद्धव गुट और अब आप देख रहे हैं सुप्रिया सुले भी, जो मीठी वाणी देवेंद्र फडणवीस जी के लिए आई उनकी, हालांकि गढ़चिरौली पर फोकस करते हुए उन्होंने बात कही, लेकिन इसके बाद ये साफ है कि कहीं ना कहीं मिजाज में बदलाव आया है। अब ये सरकार के सत्ता के करीब जाने का प्रयास है, आगामी चुनाव को लेकर कोई नई रणनीति है। शिंदे गुट, तो मैं पहले आपका परिचय करवा दूं, आप देख भी रहे हैं स्क्रीन पर, कृष्णा हेगड़े साहब हैं और एमएलए तो रहे ही हैं, साथ ही साथ शिंदे गुट शिवसेना के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। कृष्णा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी के ऐसे ही बहुत वरिष्ठ नेता हैं विश्वास पाठक जी, और बड़ा सहयोग उनका मिलता रहा। कॉन्क्लेव में बड़ी लंबी बातचीत हुई विकास के ऊपर। तो विकास के साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी की सोच को वो यहाँ पर रखेंगे। मेरे सहयोगी अभिषेक पांडे, 2 दशक से ज्यादा की महाराष्ट्र की उनकी पत्रकारिता है, बड़ी गहरी समझ वो महाराष्ट्र मुंबई की सियासत पर रखते हैं। और हम दोनों सालों से इसी तरह से बातचीत करते आ रहे हैं, हम दोनों को बहुत साल बीत गए तो हम इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। विश्वास भाई, शुरुआत में आपसे करता हूं। सबसे पहले तारीफों पर, हालांकि देवेंद्र फडणवीस साहब खुद कह चुके हैं कि स्वागत करते हैं, और उन्होंने एक बहुत मतलब जेन्युइनली जो कहा जाना चाहिए था वो बात कह दी। लेकिन ये बहुत आम नहीं है कि जो लोग इतने गहरे गहरे आरोप ईवीएम को लेकर, बायकॉट को लेकर जिस सदन की शुरुआत हो रही है, अब धीरे ही धीरे कुछ ही दिनों में हम देख रहे हैं कि बिल्कुल मिजाज बदल गया, तेवर बदल गए हैं। क्या वजह है? इसको थोड़ा खुल के बताइएगा, वो सतही सतही बात नहीं, एकदम बताइए कि नहीं लग रहा है कि ये लोग आना चाहते हैं पास में, नहीं आना चाहते। नहीं, ये कहना काफी मुश्किल है, क्योंकि जिस प्रकार से इनका वर्तन है, जिस प्रकार से इनकी सोच है, केवल एक उनके ये एप्रिसिएशन से हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमें हमारे पास आना चाहते हैं, या हम उनको पास लेना चाहते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि माननीय देवेंद्र जी ने ऐसे कई निर्णय लिए हैं जो तारीफ काबिल है। उन्होंने केवल सिर्फ गढ़चिरौली का जिक्र क्यों किया? जैसे कल ही रिपोर्ट आई है, महाराष्ट्र का जो औसत एफडीआई होता है सालाना, वो 6 महीने के अंदर ही आ गया है। महाराष्ट्र एफडीआई में वापस नंबर 1 हो गया है। लाडली लेख के माध्यम से महिलाओं तक जो पैसा दे रहे, महिलाएं बहुत खुश है। उन्होंने 100 दिन का एक पैटर्न बना के महाराष्ट्र में कौन से मंत्री क्या काम करे उसका उन्होंने काम चालू कर दिया है। ऐसे अनेक चीजें उन्होंने केवल एक चीज करके लोगों में कंफ्यूजन पैदा कर दिया है। हम पहले ये उनसे पूछना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि 2019 में उद्धव बालासाहब ठाकरे ने हमारे साथ धोखाधड़ी क्यों की? उसके बाद में एकनाथ शिंदे को हमारे साथ क्यों आना पड़ा? बालासाहब ठाकरे का राह वापस क्यों पकड़ना पड़ा? ये सब काफी चीजें। और संजय राउत जो है, क्योंकि क्रेडिबिलिटी तो है नहीं, आज वो कुछ कह रहे, कल और कुछ कहेंगे। लगातार अगर महीनाभर वो हर चीज के ऊपर सोचते हैं तो हम समझ सकते हैं कि उन्होंने अपने चश्मे का नंबर बदल दिया है और वो सही बात कर रहे हैं। हालांकि अब ये तो राजनीति है, इसमें तो पुरानी बातों पर हम देखते हैं कि मिट्टी बहुत जल्दी डाल दी जाती है, हाईली पेरिशेबल होते हैं सारे मुद्दे चुनाव के दौरान। आपको नहीं लगता कि समीकरण जो है वो महाराष्ट्र में हमेशा ओपन रहते हैं?
और शिवसेना उद्धव गुट और शरद पवार गुट अब ये जानते हैं कि सत्ता के साथ में रहने के अलावा कोई चारा नहीं है, मिलकर चलना पड़ेगा। और दूसरा, शिंदे साहब के ऊपर ऐसा लगता है कि एक अंकुश का भी प्रयास आपकी तरफ से हो रहा है कि थोड़ा सा ओपन रखना चाहिए, यहाँ पे एक इशारा करते रहो। मैं कृष्णा जी से पूछूंगा, लेकिन पहले आप बताएं अपना बीजेपी का पक्ष। थोड़ा नेटवर्क का इशू आ रहा है, मैं आता हूं दोबारा। आपकी आवाज जो है थोड़ा स्पष्ट नहीं आ रही है, तो एक बार आते हैं। लेकिन कृष्णा हेगड़े साहब, मैं चाहूंगा कि चर्चा में ये एक अच्छा पॉइंट है जिसमें मैं आपको शामिल करूं। तो मुझे बताएं कि क्या ये इन नजदीकियों को शिंदे गुट कैसे देख रहा है पहले से? देखिए, मैंने कई चैनलों में उनके प्रवक्ताओं को सुना है और उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनको जाना है। और मुझे नहीं लगता है कि ये ऑफिशियल उनका व्यू है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कोई प्रवक्ताओं ने। दूसरी बात यह है कि उन्होंने स्पष्ट कहा कि महाविकास आघाड़ी नहीं रही और इंडी गठबंधन भी नहीं रहा। ये तक भी मैंने सुना हूं, क्योंकि मैं खुद वो डिबेट पे था। और मैंने पूछा कि भाई आप आपके लीडरशिप को पूछ के ये बोल रहे हैं टीवी पे, या खुद की राय रख रहे हैं? उसमें थोड़ा आप स्पष्टता दे दीजिए। देखिए, उद्धव ठाकरे जी के साथ भारतीय जनता पार्टी को जाकर कुछ फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि विधायक जो है 57 विधायक हमारे पास है, सिर्फ 10 विधायक उनके पास है। जो एमपीज है हमारे पास 7 है, उनके पास 9 है। तो उनको उनके साथ जाके कोई मतलब नहीं है। जो आने वाले जो चुनाव है वो तो बीएमसी के चुनाव है, और जो लोकल बॉडीज इलेक्शंस है, और वहां पर बीएमसी के चुनाव अगर आप देखें तो उद्धव ठाकरे जी के पार्टी का जो भ्रष्टाचार पिछले 35 सालों से हुआ, वही बात पर हम लड़ रहे हैं। और उसके वजह से शिवसेना, जो एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी और अजीत दादा पवार एक साथ आके उद्धव जी का जो बीएमसी में भ्रष्टाचार है उसको खत्म करने के लिए हम साथ में लड़के, हमारा जो महापौर है वो मुंबई में और अलग अलग जगह पर हम बिठाने वाले हैं। तो उद्धव जी के साथ भारतीय जनता पार्टी को जाकर कोई ना न्यूमेरिकल कोई मतलब है, ना सोशल कोई उस पर मैसेजिंग होगा। दूसरी बात यह है कि उद्धव ठाकरे जी ने क्या है, उनका अवसरवादी जो बर्ताव है वो दिखा दिया। जब उनको जरूरत नहीं थी भारतीय जनता पार्टी के, वो निकल गए और कांग्रेस के साथ हाथ मिलाए, जो आइडियोलॉजिकली उनसे बहुत अलग है। और एक जूनी कहावत है जो उनके पिताजी सम्मानीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी ने कहा, जो दिन मुझे कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना पड़े मैं मेरी दुकान बंद कर दूंगा। और कांग्रेस का बंद दुकान जो है वो उद्धव ठाकरे जी ने यहाँ पर शुरू कर दिया फिर से महाराष्ट्र में। अभी फिर से अगर वो भारतीय जनता पार्टी के पास जाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी उनको एक्सेप्ट कर रही है, क्योंकि करप्शन का मुद्दा बीएमसी का वो बहुत ही स्ट्रांग है। आपके जैसा बड़ा और अनुभवी नेता जब ये बात कहता है कृष्णा भाई, तो मैं इसको बिल्कुल मानता हूं कि आप लोगों के चिंतन में तो ये बात आ गई है। मतलब आप सलाह दे रहे हैं एक तरह से बीजेपी को, विश्वास भाई सुन भी रहे हैं। विश्वास, आप पाठक जी आप थोड़ा सा बताएं, इस पर टिप्पणी भी करें। नजदीकियां तो हो सकती हैं, ओपन रहता है, क्या आगामी जो स्थानीय चुनाव हैं वो इसकी वजह हो सकते हैं और एक नए समीकरण बन सकते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो कृष्णा हेगड़े जी कह रहे हैं और कई प्रवक्ताओं के साथ में वो बैठे हैं, जैसा उन्होंने अपना अनुभव भी साझा किया। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, इस बात को भी साफ साफ वो नहीं कह सकते। देखिए, ऐसा कोई कारण है नहीं कि जो हम उद्धव बाला साहब ठाकरे को अपने साथ ले ले, क्योंकि हमारी महायुति की 240 से ज्यादा सीटें विधानसभा में है। और अभी हम कारपोरेशन के इलेक्शन में भी अजीत दादा पवार और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ में जा रहे हैं, और हम बड़े पैमाने पे बड़ी थम्पिंग मेजोरिटी से चुन के आ रहे हैं। इसलिए अभी हमें किसी की जरूरत नहीं है। और दूसरा, हमें भी लोगों को बताना पड़ेगा कि उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ वापस क्यों जा रहे हैं, क्योंकि जिस उद्धव ठाकरे ने 2019 में हमारे साथ में धोखाधड़ी की, मैंडेट तो हमारे नाम पे था। 2014 में हमारी सरकार थी, 2019 में भी हमारी सरकार बननी थी। लेकिन धोखाधड़ी करने के बाद जो उन्होंने जिस प्रकार से सरकार चलाई, 2.5 साल में वो केवल मंत्रालय में 2 बार आए, घर में बैठ के फेसबुक लाइव के माध्यम से सरकार चलाते थे। ऐसे लीडर के साथ में हम हाथ क्यों मिलाएं? इसलिए हमें कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ होगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। हमारा सुचारू रूप से हम तीनों पार्टियां अच्छे से काम कर रही है, और आने वाले कारपोरेशन में देखिए हम साथ में लड़ेंगे। कारपोरेशन, ठीक है, इस पर आते हैं। अब अभिषेक, मैं चाहता था कि आप दोनों को सुन लें, आपके जहन में बहुत सवाल होंगे, आप तो वैसे भी खैर महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के धुरंधर हैं।
अब मुझे ये बताइए कि सचमुच में आपको लगता है कि निकाय चुनाव इसमें हो सकते हैं, या ये अभी उद्धव ठाकरे गुट या शिवसेना शरद पवार के पास कोई चारा भी नहीं है कि सरकार के प्रति गुड बिहेव, गुड जेस्चर दिया जाए ताकि आने वाला समय थोड़ा अच्छा रहे? क्योंकि ये तो तय है कि 5 सालों तक देवेंद्र फडणवीस की सरकार रहेगी और जिस मजबूती से आए हैं उन्होंने सिक्का तो जमा लिया महाराष्ट्र में। देखिए, दोनों की बातें सुन रहा था, दोनों अलग अलग टॉपिक्स पर अपनी अपनी पार्टियों की बातें रख रहे थे, लेकिन मैं अब दोनों के सुनने के बाद कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर कि मैं इस पर इन लोगों का भी ध्यान आकर्षण करूंगा कि आखिर इस तारीफ की सियासत क्या है। दरअसल काफी समय तक एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के 2.5 साल मुख्यमंत्री रहे, करीब करीब 2 साल से ज्यादा। उसके पहले से वो गढ़चिरौली के काफी समय तक पालक मंत्री रहे। 2.5 साल जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी उसमें भी पालक मंत्री रहे। इसके पहले भी कई बार उन्होंने मौका मिला तो पालक मंत्री का पद संभाला। अब हाल में जिस तरीके की परिस्थितियां बदली, एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री बनाया गया और देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया गया। अब इसमें हुआ क्या कि ये वो ऐसा मौका है, देखिए अभी उद्धव ठाकरे की शिवसेना को फडणवीस अपने साथ नहीं ले सकते जब तक कि केंद्र की हरी झंडी ना हो, क्योंकि गालियां सबसे ज्यादा फडणवीस के साथ साथ अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने सुनी है पूरे इलेक्शन के दौरान। तो जब तक केंद्र नहीं हरी झंडी देता तब तक आज की परिस्थिति में उद्धव ठाकरे को बीजेपी साथ में स्टेट लीडरशिप ले पाएगी, ये बहुत मुश्किल है। विश्वास जी हमसे सहमत हो सकते हैं कि किस तरीके से है, लेकिन इससे कहीं पे निगाहें कहीं पर निशाना। अब ये जो उप मुख्यमंत्री बनाया गया एकनाथ शिंदे को, तो ऐसे में ये वो मौका था जब वो फडणवीस की तारीफ करके शिंदे को चुटकी काट सकते थे, और ये शिंदे को चुटकी काटी, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो गढ़चिरौली में कुछ भी हो सकता है। अब तक चीजें नहीं हो पाई थी, यानी अचानक जिस फडणवीस को गालियां पड़ रही थी अचानक उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ने लगे, तो इसके मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं ये आपसी इनका जो तालमेल है उसको कैसे डिस्टर्ब किया जाए, कैसे उसके बीच में एक असमंजस पैदा किया जाए और लोगों के भीतर कंफ्यूजन पैदा किया जाए। विश्वास जी सही एक बात कह रहे थे, मैं उनकी एक बात से सहमत जरूर हूं कि ये लोगों के भीतर कंफ्यूजन पैदा किया जाए कि एकनाथ शिंदे दूर हो रहे हैं और उद्धव ठाकरे करीब हो रहे हैं, जबकि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य ऐसा है कि आज के कंडीशन में बिना अमित शाह की हरी झंडी के, बिना प्रधानमंत्री की हरी झंडी के उद्धव ठाकरे को साथ में देवेंद्र फडणवीस नहीं ले सकते, क्योंकि जितनी इलेक्शन में जिस स्तर पर जाकर के राजनीतिक बम्बार्डिंग हुई है उसमें जो है स्टेट लीडरशिप कोई भी बड़ा डिसीजन लेने के पहले जरूर सेंटर की हरी झंडी लेगा। अब उसमें एक तरफ उन्होंने चुटकी काटी, दूसरी तरफ फडणवीस की तारीफ कर दी। हालांकि देवेंद्र फडणवीस को ये सारी चीजें पता है, तभी कल उनका जो रिएक्शन था, बहुत बहुत धन्यवाद अगर उन्होंने कुछ कहा है तो, क्योंकि इसके अलावा कुछ कहने के लिए था ही नहीं। लेकिन एक जवाब जो इस मुद्दे पर नितेश राणे ने दिया वो भी एक चौंकाने वाला मामला है। नितेश राणे का कल जब बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि हाल में शिवसेना की एक मीटिंग थी, उस मीटिंग के दौरान उद्धव ठाकरे के सामने कुछ शिव सैनिकों ने संजय राउत को अपशब्द कहे, उनका कॉलर पकड़ा और उनको एक कमरे में ले जाकर के उनकी धुनाई कर दी। ये क्या तर्क है मुझे नहीं पता, कहां से है ये मुझे नहीं पता, इस पर सोर्स नहीं, मैं नितेश राणे के हवाले से कह रहा हूं। बहुत सारी वेबसाइटों में इस तरीके की चर्चा है, तो क्या उसके बाद संजय राउत के ये जो हाव भाव थे वो बदल गए क्या? क्योंकि उनकी पार्टी के भीतर भी ये महसूस किया जाने लगा कि संजय राउत की बदौलत किस तरीके से उनकी पार्टी डैमेज हो रही है। पहले हिंदुत्व छोड़ा, फिर कांग्रेस के चक्कर में उनकी आइडियोलॉजी समाप्त हो गई, उनके लोग समाप्त हो गए, एनसीपी के साथ मिल करके और इस तरीके से जो आगे रणनीति बनी। और अब आज की परिस्थिति में एनसीपी खुद कह रही है हम अलग चुनाव लड़ना चाहते हैं, कांग्रेस इसमें कहीं ना कहीं अलग भूमिका ले रही है, बीच में अजीत पवार और शरद पवार के एक होने की खबरें आती हैं, और अब
उद्धव ठाकरे की पार्टी के सीनियर नेता वो ये देवेंद्र फडणवीस की तारीफ करते हैं, तो इन दोनों को दोनों परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। एक तो चुटकी काटने के परिप्रेक्ष्य में, और दूसरा क्या उनकी पार्टी के भीतर आपसी जिस तरीके से अंतर्द्वंद है उसका नतीजा है क्या इस तरीके के जो पॉजिटिव बयान देने की। तो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, विश्वास जी मैं आपके पास आना चाहता हूं, तब तक शायद प्रवीण जी से नेटवर्क कुछ टूट रहा है। तो एक जो महत्वपूर्ण चीज है कि कल उन्होंने तारीफ की, उसके बाद लगातार वो ये कह रहे हैं कि अगर आगे की भी चीजों को लेकर, आज उन्होंने कहा कि अगर देवेंद्र फडणवीस ऐसा चाहते हैं तो ये प्रोजेक्ट जल्दी पूरा हो सकते हैं, इस सारी चीजों को जल्दी किया जा सकता है। क्या ऐसा लग रहा है क्या कि आपको अचानक संजय राउत का इतना प्यार छलक कर आना देवेंद्र फडणवीस के ऊपर, ये राजनीतिक साजिश तो नहीं है आपस में एक भिड़ाने की, कंपटीशन में कराने की, और ये सारी चीजों को लेकर? देखिए, दो चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। संजय राउत, इनकी विश्वासार्हता सभी को पता है, इसलिए वो क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, सब लोग जानते हैं। अब इत्तेफाक की बात है कि उन्होंने जो कहा वो सच है। सच ये है, माननीय देवेंद्र जी फडणवीस जो 2014 से 19 में मुख्यमंत्री थे, उन्होंने महाराष्ट्र को जिस प्रकार से एक डेवलपमेंट के रास्ते पर लेकर तेजी से आगे बढ़ाया, उसके बाद में 2022 में जब महायुति की सरकार आई, एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में हमने जो काम किया, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज वापस देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बन गए हैं। लेकिन वो जो काम कर रहे हैं, उनकी जो काबिलियत तो सब लोग जानते हैं, इसलिए अगर उनकी कोई तारीफ करता है तो न्यूज नहीं बनेगी। लेकिन ये बात सही है, आपने उसकी न्यूज बनाई है क्योंकि वो इसने कहा है, संजय राउत जी ने कहा है। और संजय राउत जी अगर कुछ कहते हैं और अगर कुछ कोइंसिडेंस होता है तो मेरे ख्याल से कोइंसिडेंस ही है, वो कोई सच्चे दिल से बोल रहे हैं ऐसा मुझे नहीं लगता है। अगर वो बोल रहे हैं तो हमें कम से कम 30 दिन सामना पढ़ना पड़ेगा, उनकी जो एडिटोरियल में देखना पड़ेगा कंसिस्टेंसी है क्या उन्हें बाकी चीजें दिखाई दे रही है, एकनाथ जी शिंदे कैसे अच्छे काम कर रहे हैं, देवेंद्र जी कैसे अच्छे काम कर रहे हैं, अजीत दादा कैसे अच्छे काम कर रहे हैं। जब ये 1 महीना तक ये कंसिस्टेंसी चलेगी तो हम समझ पाएंगे कि उन्हें कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, अभी वो सीधे रास्ते पे आ गए, अच्छी तरह से सोच रहे हैं। कृष्णा भाई आप ये बताइए कि संजय राउत जिस तरीके से जिस पार्टी में रहते हैं उस पार्टी के खिलाफ भी लिखते पढ़ते रहते हैं। आपको याद होगा कि बीजेपी में थे तो बीजेपी में भी 14 से 19 किस तरीके से अपवाद रहा, रोज हर दूसरे दिन सामना में कुछ नई खबरें आती रही। फिर उसके बाद जब कांग्रेस के साथ गए तो कांग्रेस के साथ भी उन्होंने कुछ इसी तरीके से कहा, चाहे सावरकर को लेकर के कांग्रेस के साथ जो मतभेद रहे, या बीच में कांग्रेस के नाना पटोले के खिलाफ भी उन्होंने बयान दे दिया, फिर थोराट के सामने बयान दे दिया। और मैं एक चीज का तो प्रत्यक्ष गवाह हूं, जब ये सीट बंटवारा चल रहा था तो उन्होंने कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, उनको कहा कि अगर नाना तुम जल्दी नहीं सीट बंटवारे पर फैसला लेते हो तो मैं सीधे वेणुगोपाल से बात करूंगा। रोज वेणुगोपाल का फोन आ रहा है कि क्या हुआ, सीट बंटवारा हुआ कि नहीं हुआ। तो उनका जो इस तरीके का रवैया रहा है कि जिसके साथ रहते हैं उसी को कटाक्ष करते हैं। अच्छा, अब तो ये तो अभिषेक भाई ये तो हो गई पुरानी बातें। विश्वास जी ने अभी एक बात कही, 30 दिन तक हमें सामना पढ़ना पड़ेगा, इसका मतलब नजर इनकी भी है, ये 30 दिन तक अभी सामना देखेंगे कि हाँ ये सचमुच हमारे हो गए कि नहीं हो गए, ऐसा इशारा तो आपने कर दिया विश्वास भाई। नहीं, मैं इसलिए कहा कि माननीय देवेंद्र जी ने भी ऑन रिकॉर्ड काफी बार कहा कि मैं सामना पढ़ता नहीं हूँ, सामना देखता भी नहीं हूँ। अगर हमारे नेता नहीं देखते तो हम भी नहीं देखते हैं। लेकिन चूंकि अभिषेक भाई ने कहा कि उन्होंने हमारे बारे में अच्छा कहा है और वो हमारे पास आना चाहते हैं, तो हम हमारे कार्यकर्ता को लगा देंगे काम पे कि भाई आप 30 दिन सामना देखो, 30 दिन में से कितने बार वो सही बात कर रहे हैं, उसके बाद में वो सोचेंगे। अच्छा, कृष्णा हेगड़े जी मुझे ये बताइए थोड़ा सा, ये तो खैर इसी पर एक बार बात कर लेंगे। कृष्णा हेगड़े साहब, आप अभी तक की जो बातचीत हुई उससे मुझे तो समझ में आ गया कि चीजें उतनी भी सिंपल नहीं है जैसे कि बोल दिया जाता है कि हाँ नहीं ये साथ नहीं हो सकता, या आपने जितनी सलाह दी अब मैं उसको गंभीरता से ले रहा हूं।
कि देखिए कितना धोखा दिया, कितनी बातें कही गई, कितनी गालियां तक बकी गई, एक तरीके से कहा जाए राजनीतिक भाषा में तो। लेकिन आपको लगता है कि निकाय चुनाव में आपकी चुनौतियां बहुत ज्यादा है, पार्टी को पहले पकड़ बनाए रखना, फिर विधानसभा चुनाव में उतरना, फिर सरकार में भागीदारी, और अभी निकाय चुनाव तो एक तरीके से आपके लिए ये एक पहला सा एक्सपीरियंस होने वाला है अपने दम पे, अपने बूते पर। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, पहले हम लोकसभा लड़े थे, हमारा परसेंटेज स्ट्राइक रेट जो है वो 47% था, उद्धव जी से बहुत ज़्यादा था। उसके बाद हम विधानसभा लड़े, वहाँ पर तो उद्धव ठाकरे जी से ऑलमोस्ट 5 गुना 6 गुना ज़्यादा सीट हमने पाए हैं। तो उसपे कोई शंका नहीं है कि कौन ज़्यादा ताकतवर पार्टी है, कौन असली शिवसेना है। दूसरी बात जो अभिषेक जी ने कहा है कि संजय राउत जी के बारे में, मैं एक बताना चाहता हूँ कि विश्वास जी भी 20 साल से ज़्यादा प्रवक्ता है, मैं भी 20 साल से ज़्यादा प्रवक्ता रह चुका हूँ। और हमने खुद को प्रमोट करने के लिए और खुद को न्यूज़ में रखने के लिए कभी हमारी प्रवक्ता जो हमारी जो पोजीशन है वो यूज़ नहीं की। हमने हमेशा हमारे पार्टी के लिए किया कि हमारे पार्टी को हम कैसे प्रोमिनेंस में लेके आए, हमारे लीडर्स को कैसे प्रोमिनेंस में लेके आए, हमारे पार्टी के पॉलिसीज को कैसे लोगों के बीच में जाए। संजय राउत जी का प्रॉब्लम यह है कि संजय राउत जी खुद को प्रमोट करने के चक्कर में और रोज न्यूज़ के में रहने के चक्कर में खुद के पार्टी को डैमेज करते रहते, खुद के अलायंस जो भी हो। भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तो उनको डैमेज करने की कोशिश की, कांग्रेस के साथ थे तो कांग्रेस को डैमेज करने की कोशिश की। और विश्वास जी ने और मैंने ऐसे कभी नहीं किया कि हमने हमारे अलायंस को डैमेज करने की कोशिश की। हम हमेशा एक दूसरे के साथ एक सपोर्टिंग सपोर्टिंग भूमिका में रहे हैं कि अगर विश्वास जी कुछ बोल रहे हैं तो कृष्णा हेगड़े उनके समर्थन करे, या कृष्णा हेगड़े कुछ बोले तो विश्वास जी उनका समर्थन करे। तीसरी बात यह है कि देखिए, जो हमारे नेतृत्व है, देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी और अजय दादा पवार जी, ये तीनों बहुत मैच्योर्ड लीडर्स है। और ये जो तीनों मैच्योर्ड लीडर्स है, ये संजय राउत जी के स्टेटमेंट से हमारे बीच में कोई अंतर नहीं होने वाला है। हम सब संजय राउत जी मैं को तो इस बहुत पे अच्छी बात ही नहीं तरह कर रहा, से मैं तो कह रहा जानते हूँ हैं। बात को आगे ले जाते हैं ना, आप छोड़ देते हैं, हम जी 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 व्यक्तिगत लोगों के और उनके उनके जो पर्सनैलिटी उसको छोड़ देते हैं। मैं तो निकाय जी चुनाव की बात कर रहा हूँ कि निकाय चुनाव में भी तो आप लोग अपनी हिस्सेदारी, भागीदारी, आपने अपने प्रदर्शन की बात कही, कहा यह भी जा सकता है कि उद्धव भी अगर इसी जगह होते, बीजेपी का सपोर्ट मिला होता तो शायद वो आपसे अच्छा प्रदर्शन करते, आपकी भूमिका बिल्कुल अलग हुई होती। तो अगर आप दूसरी तरफ होते, यहाँ पर बीजेपी के सपोर्ट से सहयोगियों को फायदा हुआ, ऐसी भी एक थ्योरी चल रही है, इसको मानते हैं कि नहीं आप? देखिए, हम लोग जब अलायंस में हैं तो किससे किसको फायदा हुआ वो नहीं सोचते। अब ये सोचते हैं कि हमारे अलायंस को फायदा हुआ, और हमारे अलायंस, महायुति की अलायंस सत्ते में आने से महाराष्ट्र की जनता को फायदा हुआ है। और अगर यही लोग फिर से आते थे, यानी कि कांग्रेस और उद्धव ठाकरे, तो जो 2.5 साल का इन्होंने कार्यकाल किया, जैसे विश्वास जी ने कहा, 2 बार मंत्रालय जाना नहीं और फेसबुक लाइव करना और कोविड में भ्रष्टाचार और इंडस्ट्रियलिस्ट के घर के नीचे बॉम्ब रखना और 100 करोड़ की वसूली लेडीज बार से, और क्या क्या नहीं किया इन लोग ने। मेट्रो कॉन्ट्रैक्टर से वसूली, कोस्टल रोड के कॉन्ट्रैक्टर से वसूली, सीलिंग के कॉन्ट्रैक्टर से वसूली, सभी जो कॉन्ट्रैक्टर है, जितने भी अटल सेतु के कॉन्ट्रैक्टर से वसूली, सब काम ठप, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम ठप। किसानों को जो मुआवजा देना था वो उन्होंने नहीं दिया, वो हमारी सरकार आके दी, महायुति की सरकार। तो इसी तरह लोग जानते थे। आपको क्यों लगता है कि इतनी भारी बहुमत मिली है? क्योंकि लोगों ने ये समझा है डायरेक्टली कि भाई, ये 3 जो नेता है और ये 3 जो पार्टी है, ये काम करने वाला अलायंस है, और वो जो 3 है और उनके नेता है वो काम करने वाले लोग नहीं है, वो वसूली करने वाले लोग हैं। इसके लिए उनको बहुत बुरी तरह से लोगों ने, महाराष्ट्र की जनता ने नकारा है। अभिषेक को सीधा अभी 100 का सीधा सवाल ये है, कॉम्बिनेशन हो सकता है, नहीं हो सकता है? यानी इससे इनकार नहीं किया है। मुझे तो अभी तक की बातचीत में समझ में आ रहा है कि उद्धव और बीजेपी की एक बार फिर नजदीकियां हो जाए, इस बात से पूरी तरह तो इनकार नहीं किया जा सकता, तमाम पास्ट को देख लें उसके बावजूद। देखिए, राजनीति में तो कुछ भी असंभव नहीं है प्रवीण भाई। आप और हम सब जानते हैं, जब महबूबा मुफ्ती के साथ बीजेपी जा सकती है तो उद्धव ठाकरे कौन सी बहुत बड़ी चीज है। जब नीतीश कुमार के साथ जा सकती है तो बीजेपी को, मतलब तो उद्धव ठाकरे कौन सी बहुत बड़ी उद्धव चीज है। ठाकरे तो ये कोई वो खेल नहीं है। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण चीज ये है कि शब्दों के जरिए जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने व्यक्तिगत स्तर पर जाकर के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को या खुद देवेंद्र फडणवीस को
व्यक्तिगत जाकर टिप्पणी की, उनके परिवार पर जाकर टिप्पणी की, उसके बाद एक संभावना जो है वो बिना दिल्ली के ग्रीन सिग्नल के वो संभव नहीं है। और खास करके इस मतलब सामने जब कॉर्पोरेशन का चुनाव है, ऐसे में देखिए दो प्रमुख चीजें हो सकती है। पहले तो ये हो सकता है कि उद्धव ठाकरे अगर कांग्रेस से जी छुड़ाना चाहते हो, क्योंकि अब इस समय में आज के कंडीशन में उद्धव ठाकरे के गले की हड्डी अगर कुछ सबसे बड़ी है तो खुद कांग्रेस और एनसीपी है। उसके नहीं, वो तो इन चाह दोनों रहे ने हैं, ये तो स्पष्ट है, ये तो स्पष्ट है हाँ, कि अब तो उद्धव ठाकरे ऐसे में अपना घर संभालना चाह रहे हैं, अपनी पार्टी संभाल। मुझे ये देखिए, बताइए, मुझे अभिषेक ये बताइए, आप मुझे ये बताइए, आपके इसी बात से एक चीज ये समझ में आती है कि एक बार्गेनिंग का प्रेशर जो होता है उसको भी रिलीज कर रहे हो सकता है शिंदे गुट पे ही, कृष्णा हेगड़े साहब की पार्टी पे ही दबाव बना रहे हो ये नई नजदीकियों से। देखिए अभी आज की परिस्थिति में एक चीज तो आप मान लीजिए कि एकनाथ शिंदे उनके अलाइंस पार्टनर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हो सकता है कि उद्धव ठाकरे कोशिश ये कर रहे हो कि बाहर से केंद्र को समर्थन दे दे। बाहर से समर्थन देते हैं, जब तक शिंदे अंदर है तब तक बाहर से हो सकता है अपने आप इटसेल्फ समर्थन दे दे। और समर्थन दे करके देखिए आज की कंडीशन में उद्धव ठाकरे बीएमसी बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा बताया जाता है और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य मुझे लगता है कि कृष्णा भाई भी हमसे सहमत होंगे और विश्वास जी भी सहमत होंगे कि उद्धव ठाकरे की पूरी जान जो है वो बीएमसी में अटकी रहती है, क्योंकि बीएमसी उनके लिए ऐसा है कि नरो या कुंजरो किसी भी तरीके से बीएमसी उनके हाथ में आनी चाहिए और उसके लिए वो इस लेवल पे जा सकते हैं। लेकिन आज अब मैं फिर दोबारा जा रहा हूं कि इसके लिए भी एक बार बाहर से समर्थन करने के लिए भी बीजेपी के बड़े नेताओं का हरी झंडी लेना बहुत जरूरी है। एक बार बीजेपी के हरे आपने नेताओं की बहुत अगर अच्छी हरी बात कही, झंडी इसको मैं मिस कर रहा था, इस बात को, ये बहुत सही आपने बात कही कि हम महाराष्ट्र की सियासत में इतना घुस गए कि हम ये भूल गए कि केंद्र सरकार को और मजबूत करने में भी उद्धव ठाकरे की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। महाराष्ट्र की सियासत अपनी जगह है, लेकिन एक तरह से नीतीश कुमार का प्रेशर हो, चंद्रबाबू नायडू का प्रेशर हो, इसको भी रिलीज कर सकती है भारतीय जनता पार्टी, और ऐसे में किसी सहयोगी को क्यों नजरअंदाज करेगी। विश्वास भाई, इस और बात इंडिया से तो अलायंस भी इनकार नहीं तोड़ किया जा सकती है सकता। ना, इंडिया अलायंस भी जी तोड़ सकती विश्वास है। भाई, इस पर थोड़ा विश्वास भाई की टिप्पणी जरूर चाहेंगे कि हम महाराष्ट्र की सियासत में जो कुछ हुआ वो सब ठीक है, लेकिन केंद्र के लिए तो उद्धव ठाकरे बड़े महत्वपूर्ण आज के दौर की सियासत में हो सकते हैं। देखिए 2014 में लोकसभा में जो भी मैंडेट हमें मिला है उसमें 240 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली है। इसलिए इसके बाद अगर कोई विकल्प की बात भी सोचता है तो भारतीय जनता पार्टी को 24 में। नजरअंदाज करके कोई सरकार बना भी नहीं सकता है। इसलिए हमारी हम्म। सरकार बहुत स्टेबल है, हमें पूरा सपोर्ट है, नीतीश बाबू का भी है, चंद्रा बाबू का भी है और बाकी लोगों का भी है। इसलिए इसलिए हम उद्धव ठाकरे जी को नजदीक कर ले ऐसी बात नहीं है। जैसे अभिषेक जी ने कहा कि मुंबई बीएमसी अपने पास रखना या उद्धव ठाकरे की जिस प्रकार से एक अनिवार्य बात है, तो हम भी समझते हैं कि बीएमसी भारतीय जनता पार्टी को भी उसके ऊपर और महायुति को भी उसके ऊपर कब्जा करना कितना जरूरी है। इसलिए आज के तारीख में हम जो राजनीति कर रहे हैं, हम महायुति की सरकार बीएमसी में लाना चाहते हैं। अगर आपको मालूम है लास्ट टाइम बीएमसी में भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा कारपोरेटर आने के बावजूद भी हमने उद्धव ठाकरे को मेयर बनाने दिया था। तो वो हमने नहीं, मैं हमारा आपकी बात खूब अच्छे से समझ रहा हूं, लेकिन मेरा मेरा आपसे बस ये है कि बार्गेनिंग जब होती है, कोई एक कदम आगे बढ़ता है तो उसकी अपेक्षा होती है कि उसको भी कुछ मिले, और उद्धव ठाकरे को मिल सकता है वही बीएमसी जिसमें जान अटकी, जो अभिषेक बता रहे हैं। तो वो जब अब जो मिल सकता है, अभी मिल सकता है उनको, आपके पास भी एक मौका होगा कि हाँ चलिए एक कदम हम भी आगे बढ़ते हैं, आपको इसमें मौका देते हैं तो केंद्र की सरकार मजबूत होगी। ये वाला एंगल समझना चाह रहे हैं। देखिए दो चीज है, बीएमसी में महायुति की वैसे ही सरकार आ रही है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा, अगर उद्धव ठाकरे जी को वापस इधर आना है तो उन्हें एकनाथ शिंदे जी के थ्रू ही आना पड़ेगा। बात उन दोनों पार्टियों में स्प्लिट हो गया था। एकनाथ जी ने हमारे ऊपर भरोसा जताया, एकनाथ जी ने बाला साहब ठाकरे की राह पकड़ी है। इसलिए एकनाथ जी जो चाहेंगे तो उनको एकनाथ जी के रास्ते से आना पड़ेगा, और हो सकता है संभवतः आ सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी डायरेक्टली यूपीटी के साथ में विदाउट
कंसल्टिव ना एकनाथ बहुत जी दिलचस्प चर्चा हो गई। ये होते होते कहाँ हम फडणवीस जी की तारीफ से शुरू हुए थे, बहुत गहरी चर्चा हो गई। और कृष्णा हेगड़े जी, मुझे ये अवश्य बताएं आप कि ये भी एक नया कॉम्बिनेशन है जो अभी विश्वास जी की बात से निकल कर आया कि भाई एकनाथ शिंदे जी के साथ में बाकी के बच्चे खुचे भी तो आ सकते हैं जो शिवसेना में अब उनको लग रहा है कि यहाँ पे भविष्य नहीं है। ठीक है, संजय राउत उद्धव ठाकरे रह गए, ये तो बात पहले ही थी, आदित्य ठाकरे उद्धव ठाकरे संजय राउत एक तरफ रह गए, बाकी के बच्चे खुचे आप लाने का प्रयास कर ही रहे होंगे। देखिए, हमको प्रयास करने की जरूरत नहीं, वैसे हमारे टच में है। और दूसरी मैं आपको एक बात बोलूं कि पहले ये कृष्णा हेगड़े जी का बड़ा बयान है भारत एक्सप्रेस पर। शिवसेना उद्धव गुट के तमाम बचे खुचे लोग हमारे संपर्क में हैं। जी, अब बात पूरी बिल्कुल करिए आप। संपर्क में है। और 38 जो पहले अरे एकनाथ शिंदे जी के राजन पास है। सालवी तो ज्वाइन करने वाले हैं, जो उनके करीबी थे बिल्कुल राजन बिल्कुल सालवी, वो ज्वाइन करने की जब कगार पर खड़े हैं। इन लोगों की बिल्कुल वहां पर बिल्कुल। किरण सावंत की अगर बैठ गई और उनसे हरी झंडी मिल गई तो ज्वाइन कर लेंगे। नहीं, वो भी है। और दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि देखिए, पहले 38 जो है वो विधायक आए थे। अभी हमारी संख्या 60 हो चुकी है, 57+3। और आपको मैं ये आंकड़ा दूंगा तो आपको शौक लगेगा कि जो उद्धव ठाकरे जी के 82 कॉर्पोरेटर जीते थे, उसमें से लगभग 70 एक्स कॉर्पोरेटर हमारे पास है, 70 मुंबई की। तो मुझे लगता है कि आने वाले बीएमसी इलेक्शन में उद्धव ठाकरे जी के पार्टी का वाइप आउट होने वाला है। और महायुति की जो मेयर है, और भारतीय जनता पार्टी और हम और अजीत दादा पवार, हम साथ में मिलकर लड़ेंगे। हमारा मेयर वहां पर बैठेगा और जितना करप्शन हुआ है पिछले 35 सालों में, उसका एक अंत हो जाएगा। वाह, उद्धव बीजेपी फिर साथ, सवाल है शिंदे खेलेंगे बड़ा दांव। मुझे लगता है कि चर्चा इसके इर्द गिर्द है। शिंदे का बड़ा दांव ये होगा कि वो जो उद्धव ठाकरे जी की जितने लोग बचे हैं, खास विश्वास जो उन्हीं की पार्टी एक ही थे, ये भाई भाई हैं सब, वो तो अभी झगड़ा चल रहा है प्रॉपर्टी का घर में, तो उनको भी बाकियों को साथ में ले लें। उद्धव ठाकरे जी इस बात को समझते हैं खूब कि भैया अपनी राजनीति बचाना है, आगे बढ़ाना है, तो बहुत जरूरी है कि जल्दी से इस झगड़े को समाप्त किया जाए। ये बीजेपी के इंटरवेंशन के बिना नहीं होगा। हालांकि विश्वास जी का कहना इन दोनों का मसला है, हमारा क्या लेना देना, ये आपस में बात करेंगे, पहले वहां बात होगी। लेकिन बात बहुत साफ है कि पहले बात तो बीजेपी से होगी। जो अभिषेक भी कह रहे हैं कि केंद्र की हरी झंडी के बिना नहीं होगा, पंचायत वहीं बैठेगी, जो भी चीजें तय हुई वहीं तय हुई हैं। तो विश्वास भाई, एक मुझे चलते चलते ये अभी चर्चा बड़ी गहरी आ गई, शिंदे और उद्धव गुट और ये एक हो जाते हैं दोबारा, तब आपके लिए कैसी परिस्थितियां होंगी बीजेपी के लिए, यदि ऐसा हो जाए तो? देखिए, हमें उस सिचुएशन में कोई दिक्कत नहीं। उसमें बेशर्ते उद्धव जी वापस बाला साहब ठाकरे के विचारों पर अगर आते हैं, एकनाथ शिंदे जी का नेतृत्व स्वीकार करते हैं, क्योंकि जैसा हेगड़े जी ने कहा कि 60 उनके तो विधायक उनके नेतृत्व में आए हैं, तो नेतृत्व बदल भी उधर हो गया है। ये अगर अगर वो सब मानते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने तो शिवसेना जो बाला साहब ठाकरे के विचार पे जा रही है उनके साथ हाथ मिलाया है, एकनाथ शिंदे जी के साथ में हाथ मिलाया है, एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में हमने सरकार बनाई है। इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं अगर वैसा होता है तो। मैं बताऊं आपको, इस बातचीत में सीधे सीधे कुछ ना आया हो, लेकिन इशारे इशारे में इतना कुछ आ गया है कि पत्रकार की दृष्टि से उससे काफी कुछ निचोड़ा जा सकता है। बात बहुत साफ है कि महाराष्ट्र में बेशक चुनाव खत्म हो गए, महायुति की सरकार बन गई, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं, मजबूत मुख्यमंत्री के तौर पर आए हैं, लेकिन इसके बावजूद ये सियासी खींचतान जारी रहेगी। विश्वास भाई, आपका बहुत धन्यवाद। कृष्णा हेगड़े जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी जुड़े, बहुत बढ़िया चर्चा रही। अभिषेक का तो धन्यवाद है ही बहुत सारा, क्योंकि उन्होंने कई इनपुट्स ऐसे दिए हैं जिससे आने वाले दिनों की एक बड़ी खबर बनती है। महत्वपूर्ण बात यह कि कृष्णा हेगड़े शिंदे गुट के वरिष्ठ नेता ये दावा कर रहे हैं कि उद्धव गुट के कई नेता उनके संपर्क में हैं और बहुत जल्दी वो उनके साथ शामिल हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।